स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 10 का अर्थशास्त्र का तीसरा चैप्टर है, इकोनॉमिक्स का तीसरा पार्ट। 2 पार्ट हो चुका है ना, देखो तो प्ले लिस्ट में जाइए, अलग अलग प्ले लिस्ट सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है। आज देखेंगे तीसरा मुद्रा और साख, इसका पूरा बेहतरीन नोट्स और समझाते भी चलेंगे, ठीक है। तो देखिए मुद्रा सबसे पहले क्या होता है। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया का एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करती है। इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। विनिमय यानी मुद्रा एक पैसा है ना, जिसको पैसा रुपया जो बोलते हैं वो मुद्रा। तो मुद्रा क्या है? विनिमय प्रक्रिया, यानी कोई चीज़ को लेन देन के जो प्रक्रिया है उसमें एक मध्यवर्ती रूप में कार्य करता है ना। जैसे कोई चीज़ दिए उसके बदला पैसा, है ना। पहले क्या होता था, कोई चीज़ दिए जैसे धान दिए उसके बदले गेहूँ लिए, लेकिन अब क्या होता है, उसके बदले पैसा मिलता है, फिर उस पैसे से हम कोई दूसरा चीज़ खरीद सकते हैं। यानी ये वस्तुओं का विनिमय माने आदान प्रदान जो वस्तुओं का करते हैं उसका बीच का ये माध्यम है, मध्यवर्ती माध्यम। मुद्रा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो मुद्रा का उपयोग अनेक प्रकार के लेन देन में किया जाता है। मुद्रा के द्वारा वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है ना। तो पैसा का उपयोग तो खैर आप जान ही सकते हैं, आजकल के दौर में खास करके और ज़्यादा बढ़ गया है। हर कुछ पैसा जिसके पास है उसको इज्जत भी है, नहीं तो उसका इज्जत भी नहीं है। तो इज्जत जब नहीं मिल रहा है पैसा के बगैर तो और कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो कुछ हो नहीं सब कुछ पैसा। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेने देने वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन करना, जैसे पहले ज़माने में होता था, है ना। किसी के पास चावल है, किसी के पास गेहूँ है, तो चावल देकर गेहूँ ले लिया, है ना। ऐसे ही अलग अलग चीज़ों का आदान प्रदान करते थे, इसको बदले उसका। तो वस्तुओं का विनिमय प्रणाली उसको कहते हैं ना, पैसा नहीं था उस समय। वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं, उसका क्या सीमा है? तो वस्तु विनिमय के लिए दोहरे संयोग की शर्त का पूरा होना आवश्यक। तो वस्तु विनिमय क्या होता था कि दोहरे यानी दोनों तरफ से कुछ लेन देन होना चाहिए। जैसे हम कुछ दे रहे हैं तो वो भी कुछ दे, और अगर उसके पास कुछ नहीं है तो फिर वो चीज़ को नहीं ले सकता, वो उसके पास देने के लिए भी कोई चीज़ होना चाहिए। धन या मूल्य की संचयन में कठिनाई, तो दिक्कत होता था। कहा कि जैसे किसी के पास जो किसान रहता था, उन लोग के पास तो बहुत सारा फसल है, अब उसको आदान प्रदान कर सकता है, लेकिन सब तो खेती नहीं करता था। कोई खेती नहीं कर रहा तो उसके पास कहाँ पाएगा धान चावल। तो कोई धान चावल किसी से लेगा तो उसके बदले में उसको देने के लिए कोई चीज़ चाहिए। तो ऐसा दिक्कत होता था। ये उसकी सीमा थी कि जिसके पास नहीं है, मतलब दोहरा संयोग, दोनों तरफ से लेन देन होना चाहिए। एक पास नहीं है तो दिक्कत है। अब पैसा में तो कोई दिक्कत नहीं, भाई पैसा ले लो, फिर वो पैसा ले लिए, पैसा से हम कुछ खरीद सकते हैं। अविभाज्य वस्तु का विनिमय कठिन था। अविभाज्य माने कि कोई 5 रुपये का वस्तु मेरे पास है और हमको ज़रूरत है तनी महंगा वाला बड़ी वस्तु, तो 5 रुपया दे के उला को तो नहीं ले सकते हैं, दिक्कत है। वस्तु के भविष्य में प्रयोग के लिए संग्रहित करना लंबे समय तक कठिन था। वस्तु को मतलब भविष्य में उपयोग करेंगे, कहा कि अगर जमा करना चाहे तो वो कठिन था, क्योंकि एक वस्तु मेरे पास है, उसको जमा करेंगे तो फिर अगला चीज़ कैसे लेंगे? कहा कि उसी वस्तु को दे करके तो हम दूसरा वस्तु खरीद पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, पैसा तो है नहीं। तो मतलब कोई वस्तु को भंडारण नहीं कर सकते थे, ये उसका सीमा था। सेवाओं का मूल्य निर्धारण व विनिमय में कठिनाई, सेवा का खास करके मूल्य निर्धारण और विनिमय में कठिनाई होता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, कोई डॉक्टर है इलाज कर रहा है, अब इलाज के बदले उसको क्या मिलेगा? धान मिलेगा कि चावल मिलेगा कि क्या मिलेगा? गड़बड़ है। तो ये सब समस्याएं होती थी। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या है? जब एक व्यक्ति किसी चीज़ को बेचने की इच्छा रखता है, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो, अर्थात मुद्रा का उपयोग किए बिना, तो उसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। अर्थात मुद्रा का उपयोग किए बिना मतलब है कि एक व्यक्ति किसी चीज़ को बेचने की इच्छा रखता है, कोई चीज़ बेचना चाह रहा है और वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदना चाह रहा है, अर्थात मुद्रा का उपयोग किए बिना, तो उसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। मतलब हम बेचना चाह रहे हैं, कोई लेना चाह रहा है तो दे दो उसको, ठीक है। तो ये आवश्यकताओं का दोहरा संयोग हो गया बिना पैसा। मुद्रा का आधुनिक रूप, अब आधुनिक क्या है, मॉडर्न रूप क्या है इसका? तो कागज़ का नोट आ गए, सिक्के आ गए, चेक बुक हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, UPI हो गया, ये सब माध्यम से पैसा लेन देन होता है, ऑनलाइन सब हो गया।
मोबाइल एवं नेट बैंकिंग आ गया, है ना। तो ये मुद्रा का आधुनिक रूप है। करेंसी क्या है? तो यह सामान्यतः धन के रूप में स्वीकार की जाती है, जिसमें सिक्के और कागज़ के नोट शामिल है। तो सिक्का और कागज़ का जो नोट है, धन, उसी को करेंसी कहते हैं। बाकी जो मोबाइल में है, डेबिट कार्ड है, ये सबको करेंसी नहीं कहेंगे, है ना। इसे सरकार द्वारा जारी किया जाता है और अर्थव्यवस्था के अंदर परिचालित किया जाता है। तो ये सरकार इसको जारी करता है, नोट और ये सब। आधुनिक मुद्रा का विनिमय के अतिरिक्त कोई और अन्य उपयोग नहीं है। आधुनिक जो मुद्रा है उसका विनिमय के अतिरिक्त और कोई उपयोग नहीं है, मतलब कोई चीज़ को लेन देन में ही उपयोग होगा। भारत में करेंसी, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको RBI कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, यानी कोई वस्तु को लेन देन के लिए इस रुपये को जो RBI जारी करता है उसको स्वीकार करा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्य, इसका काम क्या है? रिजर्व बैंक इंडिया RBI का मुख्य काम क्या है? तो पहला काम है कि सरकार की ओर से मुद्रा जारी करना, पैसा जारी करना, बैंकों व समितियों की कार्य प्रणाली पर नज़र रखना। बैंक और समिति जो भी है पैसा वाला, उसको उसके ऊपर कार्य प्रणाली पर नज़र रखना। ब्याज की दर और ऋण की शर्तों पर निगरानी रखना। ब्याज का दर और ऋण का जो लोन का जो शर्त होता है उस सब पर निगरानी रखना। बैंक कितना नगद शेष अपने पास रखे हुए है उसकी सूचना रखना। ऋण किस प्रकार वितरण करना है इसकी नज़र रखना, है ना। तो ये सब पूरा बैंकों का नज़र, मतलब यही RBI रखता है सभी बैंकों का। वो कितना ऋण ले रहा है, कितना मतलब ऋण दे रहा है, कितना % में दे रहा है, वो सब। बैंकों में निक्षेप, या निक्षेप माने जमा करना होता है ना। मुद्रा को एकत्र या जमा करने का यह अन्य रूप है। तो मुद्रा पैसे जमा करने का एक रूप है, बैंक में जमा कर दो। लोग अपने नाम पर एक बैंक खाता खोलकर बैंकों में अपना अतिरिक्त पैसा जमा कर देते हैं, जो ज़रूरत के अतिरिक्त है उसका। बैंक जमा राशि स्वीकार करते हैं और इस पर ब्याज, इंटरेस्ट भी देते हैं। बैंक में जमा किए गए धन को जमाकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार निकाल सकता है, जब ज़रूरत पड़ता है निकाल सकता है। मांग जमा क्या है? तो बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जाता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहते हैं ना। मैंने डेबिट करना, पैसा निकालना, विड्रॉल का जिसको बोल सकते हैं। चेक की सुविधा, चेक एक ऐसा कागज़ है, चेक क्या है? कागज़ है जो बैंक के किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक विशेष रकम का भुगतान करने का आदेश देता है ना। चेक बुक समझ में आता है, वो चेक कागज़ का टुकड़ा है जो कि बैंक द्वारा मिलता है। उसमें क्या करते हैं, पैसा किसी को दे सकते हैं, वहाँ पे लिख देंगे किसी को 5,000 देना, 5,000 लिख के साइन कर दिया, वो निकाल सकता है अपना 5,000 वहाँ से, ठीक है, अपना पैसा मतलब निकलेगा। यह नकदी के प्रयोग के बिना भुगतानों को हल करता है। ये मतलब नगद के मतलब कागज़ से इसका आदान प्रदान हो गया पैसा का। आधुनिक बैंकिंग प्रणाली, मुद्रा और जमा का आधुनिक रूप आधुनिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ा हुआ है। आधुनिक रूप जो है जमा करना और पैसा जमा करना और लेना का, उसी को आधुनिक बैंकिंग प्रणाली कहेंगे, जैसे ऑनलाइन सब हो गया है आजकल। बैंकों की ऋण संबंधित क्रियाएं, बैंक लोगों को की जमा राशि स्वीकार करते हैं और इस प्रकार बैंक जमा के रूप में बड़ी राशि एकत्र करते हैं। भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। तो भारत में क्या होता है, बैंक में जितना पैसा जमा हो रहा है उसका मात्र 15% अपने पास रखता है बैंक। ऐसा प्रावधान जमाकर्ताओं द्वारा किसी एक दिन में धन निकालने की संभावना को देखते हुए किया गया है। तो 15% बैंक पर रखता है ताकि कोई जो है पैसा निकाल सके, है ना। बैंक उधारकर्ताओं को अग्रिम ऋण देते हैं और इस पर उच्च ब्याज लेते हैं। और बैंक क्या करता है, उधारकर्ताओं को मतलब जनता को ऋण भी देता, कर्जा वही हम लोग जो पैसा देते वही पैसा पर पूरा दबा के ब्याज लेता है, ठीक है। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। तो बैंक का आय का मुख्य स्रोत यही है, क्या है, तो हम पैसा जमा कर रहे हैं तो उसमें तो हमको वो खुद इंटरेस्ट दे रहा, बैंक दे रहा है। तो बैंक दे रहा है मतलब तो उसका पूंजी लग रहा है, तो उसका कमाई कहाँ हुआ। तो कमाई कब होता है, जब वो कर्ज देता है, लोन देता है उससे लोन जब हम लोग जैसे 1 लाख लेते हैं तो 1 लाख 10,000 20,000 ऐसा हो जाता है, मतलब 10-20,000 एक्स्ट्रा 10% 20% एक्स्ट्रा देना पड़ता है, 15% 12%, हर बैंक का अलग अलग है। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा हम लोग देते हैं, कौन जो लोन लेता है वो लोग देता है एक्स्ट्रा पैसा, वो पैसा
और बैंक जब हम लोग पैसा जमा करते हैं तो वो देता है। जैसे वो अगर लेता है इंटरेस्ट 10% तो वो देता है हम लोग को 3-4%, मान के चलिए 5% देता है। तो 5% जो पैसा बचा वही बैंक का पैसा है, बैंक का जो है इनकम है। ठीक है, माने ब्याज से लोन लिए, उसका ब्याज से उसको मान के चलिए 1 लाख आया, और हम लोग पैसा कोई जो जमा किया बैंक में तो जमा बहुत ज़्यादा करेगा, 1 लाख 2 लाख, तो इंटरेस्ट देता है महीने महीना बैंक, तो उसको इंटरेस्ट दे रहा है मान के चलिए 10,000, तो उसका फ़ायदा हो गया 90,000। 1 लाख आया, उसमें 10,000 इधर चलिए 90,000 फ़ायदा। ठीक है, तो ये उसका फ़ायदा होता है बैंक। साख क्या है? साख एक ऐसी समझौता है, ऐसा समझौता है जिसके अंतर्गत ऋणदाता उधारकर्ताओं को धनराशि, वस्तु एवं सेवाएं इस आश्वासन पर उधार देता है कि वह भविष्य में उसका भुगतान कर देगा। तो साख मतलब कहा जाए तो ये एक आश्वासन है, गारंटर है, जिसके तहत जो कर्जा लेता है वो मतलब कोई धनराशि या वस्तु एवं सेवा का आश्वासन देता है कि जो भी उधार दिए हैं उसको भविष्य में हम भुगतान कर सकते हैं। जैसे कोई ज़मीन का कागज़ से ले लेता है कि पैसा नहीं देंगे तो ज़मीन ले लेगा सरकार, है ना। तो इस तरह से अलग अलग होता है। साख संपत्ति के रूप में त्योहारों के दौरान जूता निर्माता सलीम को 1 महीने के अंदर भारी मात्रा में जूता बनाने का आदेश मिलता है। इस उत्पादन को पूरा करने के लिए वह अतिरिक्त मजदूरों को काम पर लेता है और उसे कच्चा माल खरीदना पड़ता है, तो मजदूरी देना पड़ेगा, माल खरीदना पड़ेगा। वह आपूर्तिकर्ता को तत्काल चमड़ा उपलब्ध कराने के लिए कहता है और उसके बाद में भुगतान करने के आश्वासन देता है कि तुम मतलब दो कच्चा माल जो भी चमड़ा उमड़ा बाद में भुगतान करेंगे। उसके बाद वह व्यापारी से कुछ उधार लेता है। महीने का अंत तक वह आदेश पूरा कर पाता है, अच्छा लाभ कमाता है और उसने जो भी उधार लिया होता है उसका भुगतान कर लेता है। मतलब उधार में ही सब कच्चा माल मंगा लिया, उसके बाद फिर जल्दी जूता बनाया, बेचा, उसके बाद फिर उसको चुकता कर दिया, ये ठीक है। साख कर्ज ऋण जाल के रूप में कैसे? एक किसान स्वप्ना कृषि के खर्च को वहन करने के लिए साहूकार से उधार लेती है, लेकिन दुर्भाग्य में से फसल कीड़ों या किसी अन्य वजह से बर्बाद हो जाती है। ऐसे में वह ऋण का भुगतान नहीं कर पाती और ऋण ब्याज के साथ बढ़ता जाता है, तो इसी को ऋण जाल कहते हैं। साख ऋण जाल के रूप में, तो ऋण जाल यानी कर्जा लिए और उसको चुकाने ही नहीं सके, तो फिर कर्जा लिए फिर उसको नहीं चुकाने, मतलब या ऐसे घरेलू भी होता है, किसी एक से लिए उसको नहीं देने सके, उसको ज़रूरत पड़ गया, मेरे पैसे नहीं है, तो किसी तीसरा से लेके फिर उसको दिए, फिर उसको लेके किसी चौथा से लिए, तो ये ऋण जाल, ऋण बढ़ते जाता है, कर्जा बढ़ते जाता है, ठीक है। और ये जो साख संपत्ति के रूप में वो ऋण लिया जो था कौन? सलीम, वो तो बढ़िया चुका दिया, उसका सही हुआ, लेकिन ये किसान, खास करके किसान इसमें फंसता है। क्योंकि किसान ऋण ले लेता है, किसान का फसल जो है उसका कोई गारंटी नहीं है कि मतलब होगा नहीं होगा। ज़्यादा ज़रूरत से पानी आ गया तो भी ख़त्म, ज़्यादा धूप कर गया तो भी ख़त्म, और अगर हो भी गया फसल सही सलामत तो कोई गारंटी नहीं कि वो 10 रुपया में बेचाएगा कि 8 आना में बेचाएगा कि 100 रुपये बेचाएगा। तो ये तो समस्या होता है, झेले हैं, इसलिए जानते हैं। तो ये देखिए सलीम और स्वप्ना दोनों का कहानी देखें। एक जूता मालिक जो कि अच्छा खासा ऋण लिया, मतलब उधार लिया पैसा, मतलब कर्जा लिया लेकिन चुका दिया, और ये बेचारी फसल बर्बाद हुआ, नहीं करने सकी चुकाने, स्वप्ना। तो दोनों के लिए ऋण की अलग परिस्थिति थी। देखिए सलीम के लिए ऋण की ने सकारात्मक भूमिका निभाई। तो सलीम जो ऋण लिया, कर्जा लिया, उसका अच्छा हुआ, उसका बेनिफिट हुआ, उसको सकारात्मक भूमिका निभाई, उसने लाभ कमाया उससे और ऋण भी चुका दिया, तो बहुत बढ़िया उसके लिए हुआ। लेकिन स्वप्ना के लिए ऋण नकारात्मक भूमिका थी, वह ऋण चुकाने व लाभ कमाने में असमर्थ थी, तो ऋण चुकाने भी नहीं सकी, ना फायदा कमाने सकी। वह कर्ज के जाल में फंस गई, उसे ज़मीन बेचनी पड़ी। तो ये कर्ज जाल कहते हैं इसको, ठीक है। कर्ज जाल उत्पन्न होने की परिस्थितियाँ क्या क्या है? जब कर्जदार अपना पिछला ऋण चुकाने में असमर्थ होता है, पिछला किसी से लिए ऋण उसको नहीं चुकाने सके फिर ले लिए, तो अगर असमर्थ हुआ तो ये समझिए जाल में फंसने की परिस्थिति है। पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज ले लेता है, तो ये और बड़का जाल में फंस गया। उसे ऋण
अदायगी के लिए अपनी परिसंपत्ति बेचनी पड़ जाती है ना, तो अपना जो भी घर ज़मीन उमीन है, गाड़ी उड़ी कुछ है अगर घर में या ज़मीन उमीन है तो उसको बेचना पड़ जाता है। उसकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है। तो ये होता है कर्ज जाल। इसीलिए कोशिश प्रयास करनी चाहिए कि जितना हो सके अपना जितना औकात है उतने में काम करे। कर्जा नहीं लेना चाहिए, बड़ा खतरनाक चीज़ है। खास करके किसी से ले लिए 2000, फिर वो अच्छे हो गया, किसी से 3000 लेके उसको 2000 दे के और 1000 अपने, फिर ही उठ गया 1000 तो 1000 और फंस गया, फिर तीसरा से लेंगे 5000, इसको 3000 दे के, फिर इस तरह से बड़ा दिक्कत है। इसलिए आदत ये सब नहीं बना। एकदम बहुत इमरजेंसी है, एकदम इमरजेंसी है, जिसमें हॉस्पिटल का चक्कर हो गया या कुछ ऐसा एकदम बहुत ज़रूरी है तभी किसी से पैसा ले, अदरवाइज ये ऋण का जाल में नहीं फंसना चाहिए। और किसी को तो इतना आदत पड़ जाता है कि वही करता है, ज़िंदगी उसी में गुजर जाता है। हमसे लिया, हम मांगने लगे तो कोई तीसरा से लेके हमको दिया, फिर वो मांगने लगा तो उससे लेके उसको, कितना को पैसा देकर बर्बाद हो गया। आज से हम कैसे दें। ऋण की शर्तें, ब्याज दर, समर्थन ऋणधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण के शर्तें कहा जाते हैं। तो ऋण का शर्त क्या है, तो जो भी आवश्यक कागजात हैं, प्रूफ है और भुगतान का जो तरीका है वो सब मिला जुला करके उसको शर्त कहते हैं। ऋण के शर्तें विभिन्न व्यक्तियों या समूह के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, बैंक के लिए अलग है, कोई व्यक्ति है उसके लिए अलग है, कोई कंपनी उसके लिए अलग है। समर्थन ऋणधारक, समर्थन ऋणधारक क्या धार क्या है, तो उधारदाता उधार प्राप्तकर्ता से समर्थन ऋणधार के रूप में ऐसी परिसंपत्तियों की मांग करता है। मतलब ये गारंटर है ना, जिन्हें बेचकर वो अपनी ऋण राशि वसूली जा सकती है। तो वो भी कर्ज ले रहा है तो कुछ ऐसा संपत्ति उसमें गिरवी कहिए तो रखाता है, जिससे कि अगर तुम कर्जा इसको नहीं चुकाया लोन को तो फिर तुम्हारा ये संपत्ति गया है ना। तो ये परिसंपत्ति ही समर्थक ऋणधार कहलाती है। ठीक है, ऋणाधार कहलाती है। ठीक, ये सब चीज याद रखिएगा। उदाहरण के लिए कृषि भूमि, जेवर, मकान, पशुधन, बैंक जमा, ये सब। विविध प्रकार की साख व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की मुख्य मांग फसल उत्पादन के लिए होता है। ग्रामीण क्षेत्र में तो किसान लोग फसल के लिए करते, जिसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत आदि पर काफ़ी खर्च होता है। एक गांव में विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं के लिए अलग अलग साख या ऋण व्यवस्था हो सकती है। जैसे साहूकारों से ऋण लेता है कोई है, छोटे किसान गांव के साहूकारों से ब्याज की उच्च दर पर पैसे उधार लेते हैं। उच्च ब्याज दर के कारण वे कर्ज जाल में फंसते चले जाते हैं। दूसरा, व्यापारी से ऋण ले लेते हैं, है ना। व्यापारी से पहले पैसा ले लेते फसल उगाने, फसल लगाने टाइम ही कि फसल होगा दे देंगे। ठीक है, फसल बर्बाद हुआ तो गया, चौपट हुआ। किसानों को कम ब्याज दर पर कृषि व्यापारियों से ऋण मिलता है ना, तो साहूकार से कम ब्याज दर पर मिलता है। क्या है कि फसल होता है तो फसल वही लोग वही व्यापारी को देते हैं, इसीलिए वो लोग ब्याज नहीं लेता उतना। व्यापारियों को भी किसानों से उनकी फसल को बेचने का वादा मिलता है। ठीक है, इसीलिए ब्याज ज़्यादा नहीं लेता। क्या है कि फसल होगा तो जो पैसा दिया है जी उसी को देते हैं। इस तरीके से व्यापारी सुनिश्चित करता है कि धन लाभ कमाने के अतिरिक्त अदा भी किया जाता है। ये वह कम कीमत पर किसानों को फसल खरीदता है और जब कीमत कुछ होती है तो उसे बेच देता है। ठीक है, तो व्यापार लोग भी किसान लोग लेते हैं कर्ज फसल लगाने समय, है ना। और फसल फिर होता है तो वही व्यापारी को देता है। वो व्यापारी लोग क्या करते हैं, एकदम सस्ता में लेता है और महंगा बेचता है। बैंकों से ऋण, बैंक से कर मध्यम और बड़े किसान बहुत कम ब्याज दर पर खेती के लिए बैंक से ऋण लेते हैं। बैंक ऐसे उधारकर्ताओं को अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं ना, तो बैंक से ले रहे हैं तो ठीक है, ये सबसे ना बहुत कम ब्याज दर देना पड़ता है इसमें। नियोक्ता से ऋण, भूमिहीन कृषि मजदूर और अन्य मजदूर ऋण के लिए अपने नियोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं। जमींदार प्रत्येक महीने 5% की ब्याज दर पर मजदूरों को ऋण देता है और ऋण के बदले वे जमीन मालिकों के लिए काम करते हैं। तो नियोक्ता से ऋण यानी कि अपना जो मालिक है उससे ऋण लेते हैं, है ना, मजदूर लोग। सहकारी समितियों से ऋण, सहकारी समिति होता है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का प्रमुख स्रोत है। सहकारी समितियों के सदस्यों को कृषि उपकरण, खेती और कृषि व्यापार, मत्स्य पालन यानी मछली पालन, घरों के निर्माण और अन्य खर्चों की खरीद के लिए ऋण प्रदान कराया जाता है। कुछ व्यक्तियों या समूहों को बैंक के द्वारा कर्ज नहीं देने के कारण
कोई व्यक्ति या कुछ समूह ऐसा है जिसको बैंक कर नहीं देता। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की अनुपस्थिति, बैंक ही नहीं होता है इसलिए नहीं ले पाते ग्रामीण क्षेत्रों। समर्थक ऋणधार ना होना, मतलब वही कोई गारंटर ना होना, जरूरी कागजात ना होना, ऋण की शर्तें पूरी ना कर पाना, यही सब वजह है जिससे कि बैंक से ऋण नहीं ले पाते ग्रामीण क्षेत्र। भारत में औपचारिक क्षेत्र के साख, भारत में ऋणों को 2 वर्गों औपचारिक फॉर्मल और अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल ऋण के क्षेत्रों में बांटा गया है। औपचारिक क्षेत्र में बैंक और सहकारी समितियां शामिल है। अनौपचारिक क्षेत्र यानी इनफॉर्मल में रिश्तेदार, व्यापार, साहूकार, जमींदार, ये सब बड़े किसान, ये सब शामिल है ना, यानी आम जनता से जो लेते हैं। साख के स्रोत, वर्ष 2012 में भारत में 1000 ग्रामीण परिवारों के साख के स्रोत इस प्रकार थे। तो व्यावसायिक बैंक 25%, सहकारी समिति 25%, अन्य औपचारिक स्रोत से 5%, रिश्तेदार और मित्र से जो लेते हैं ठगते हैं वो 8%, सरकारी 1%, जमींदार 1%। 2011-12 का डाटा है। साहूकार से 33%, अन्य औपचारिक स्रोत से 2%। साख के औपचारिक व अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषताएं, तो दोनों क्षेत्र का विशेषता यहाँ पे देख लेते हैं। औपचारिक क्षेत्र में ऋण की विशेषता सबसे पहले देख लेते हैं। यह अपेक्षाकृत कम दरों में ऋण प्रदान करता है ना, मतलब कम टैक्स लेता है, ये कम इंटरेस्ट जो भी है ब्याज वो लेता है, तथा समर्थक ऋणाधार ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। इसमें ऋणाधार होना जरूरी है यानी गारंटर। यह क्षेत्र मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा पर्यवेक्षित होता है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के देखरेख में होता है। इसमें बैंक और सहकारी समिति शामिल है। अनौपचारिक क्या है? इनफॉर्मल। तो यह क्षेत्र अपने ऋणों पर उच्च ब्याज दरें लगाता है क्योंकि इस क्षेत्र की निगरानी के लिए कोई संगठन नहीं है और इन औपचारिक क्षेत्रों से ऋण प्राप्त करने के लिए समर्थक ऋणाधार सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। यह उधारकर्ताओं के ऋण को बढ़ा सकता है और उन्हें कर्ज के जाल में फंसा सकता है, अर्थात इससे उन पर ऋण का बोझ अधिक हो सकता है ना। तो ये अनौपचारिक इनफॉर्मल जो कोई आदमी सब जो जमींदार सब जो देता है, साहूकार सब देता है, उससे यह उधारकर्ताओं के ऋण को बढ़ा देता है और उसे कर्ज के जाल में फंसा लेता है ना, अर्थात इससे उन पर ऋण का बोझ अधिक हो जाता है। इससे के अतिरिक्त जो लोग अनौपचारिक क्षेत्र से उधार लेकर उद्यम शुरू करना चाहते हैं वे उधार की ब्याज दर ऊंची होने के कारण ऐसा नहीं कर पाते, मतलब बहुत ज़्यादा लोग पैसा टैक्स लेता, उधार ये जो ब्याज है वो लेता है। हालांकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी गरीब परिवार अपने उधार की ज़रूरतों के लिए औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं। तो आज भी लोग निर्भर है क्योंकि यह उन्हें किसी प्रकार समर्थक ऋणधार की आवश्यकता नहीं। तो अनौपचारिक पर आज भी निर्भर है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी, क्योंकि इसमें क्या होता है कोई गारंटर कोई कागज पत्र की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पैसा दे देगा है ना, उसके बाद फिर मूड़ी खूंद के पैसा ले लेता है फिर एक्स्ट्रा, है ना। स्वयं सहायता समूह ये क्या है? तो स्वयं सहायता समूह आमतौर पर ऐसे लोगों का समूह होता है जो समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले होते हैं। वे एकत्र होकर अपनी क्षमता के अनुसार नियमित रूप से पैसे बचाते हैं। स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य होते हैं। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटी कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है, ब्याज कम होता है। जैसे महिला समिति है ना, मतलब अपने में 8-10 तो 20 तो जुट के 10-20 रुपया जितना हुआ सप्ताह में या महीना में रखते हैं तो पैसा जमा हो जाता है। फिर किसी को थोड़ा बहुत पैसा की ज़रूरत है 5,000 10,000 तो उसको लोन भी देते हैं वहाँ से, और मतलब कम टैक्स लेते, कम उसका ब्याज लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इनकम भी हो जाता है और पैसा भी सेफ जमा हो जाता है ना, 10-20 रुपया करके ही। तो ये सब होता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने ब्याज से कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद यदि समूह नियमित रूप से बचत में है तो बैंक से ऋण प्राप्त करने की योग्य हो जाता है, और अगर बढ़िया से चल रहा है तो बैंक भी उन लोग को ऋण देता है, अगर पैसा बढ़िया उन लोग पास जमा है तो, ठीक है। तो ये फ़ायदा है। लेकिन क्या करता है महिला समिति वाला, पैसा उसे जमा करके बेचारा किसी तरह 1 लाख 1.5 लाख हुआ और ठगवा पहुँच जाता है 5 साल में डबल वाला, और कई बार ठग के ले जाता है ना। जैसे बहुत सारा कंपनी ऐसा डूबा ना, अभी सहारा का भी वही बेसहारा वाले
हम लोग का भी 1.5 लाख डूबल है। तो वैसे बहुत सारा कंपनी, जैसे इससे पहले एक ठो का था एक ठो बजाज एलियन की का जैसा था, और एक ठो फिलहाल का जैसा ऐसे ही। तो वो लोग कंपनी वैसे महिला लोग जमा करते हुए 10-10 रुपया करके वहाँ के ठग के ले गया, चौपट हो गया, है ना। और घर में खुद ऐसा हुआ, उन लोग खोजने जाता हुआ दुनिया को तो पावे नहीं करते। तो ऐसा ठका भी जाती है, बेचारे लोग इतना मुश्किल से जमा करते। तो इसीलिए वो सब चक्कर में नहीं पड़ना है। पैसा अगर जमा करना है बैंक में जमा करो, कोई सहारा और वही सहारा हुआ वहारा कुछ नहीं। 1 साल में डबल और 10 साल में डबल का चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बर्बाद हो जाएगी। जितना है वो चौपट हो जाएगा, है ना। गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठन के पीछे मूल विचार क्या थे? तो गरीबों को संगठित रूप से कार्य करने में प्रेरित, मिलजुल के काम करने के लिए प्रेरित करना, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, शोषण से बचाना, कर्जदारों को ऋण जाल से बचाना, है ना, और स्वावलंबन व रोजगार देना। तो ये सब इसका फायदा है, सही उपयोग करा जाए तो। स्वयं सहायता समूह का कार्य क्या है? तो बिना समर्थक ऋण भार के ऋण देना, मतलब कोई बिना गारंटर सबका ऋण दे देता है किसी को। सदस्यों की जमा पूंजी इकट्ठा करना, और जो भी सदस्यों से जुड़े हुए उसका 10 रुपया 20 रुपया करके क्या हो रहा है, एक पैसा जमा हो जा रहा है। ग्रामीण वृद्धनों, विशेषकर महिलाओं को एकत्रित करना, है ना। तो महिलाओं का ही ज़्यादातर समूह ऐसे चलता है, महिला समिति। कम ब्याज दर पर ऋण देने का काम करता है ये, और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा को एक मंच देता है। यानी वहाँ पे लोग जुटते हैं, 10-15 लोग हमेशा, हर सप्ताह, हर 15 दिन, महीना दिन में जुट रहे हैं, तो कुछ बात विचार भी अच्छे होते हैं, ठीक है। और कुछ सलाह मशवरा से कुछ नया चीज़ भी कर सकते हैं, नया काम भी कर सकते हैं। तो ये सब इसका फ़ायदा है, ठीक है। तो ये रहा ये तीसरा चैप्टर पूरा। उम्मीद है समझ में आएगा। तो लाइक और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के। जैसे चैप्टर खत्म होगा उसके बाद क्वेश्चन आंसर में आएंगे। पहले एक बार चैप्टर खत्म कर लेते हैं, ठीक है, पूरा नोट्स प्रोवाइड कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और डिस्क्रिप्शन में देखिएगा झार एडुकेयर करके एक ऐप है, उस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स धीरे धीरे प्रोवाइड होते जाएगा, करते जाएंगे। अभी नया एप्लीकेशन है तो थोड़ा उस पर काम चल ही रहा है, पैसा का प्रॉब्लम है इसलिए काम भी रुक गया है, लेकिन आपको बुक सब मिल जाएगा, नोट्स भी धीरे धीरे मिल जाएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।